पिछले के लेक्चरों में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 12 तक किया है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस लेक्चर में सेक्शन नंबर 13 से शुरू करेंगे, जो कि है डिफिनीशन ऑफ क्वीन। डिफिनीशन ऑफ क्वीन जो कि अब डिलीट कर दिया गया है, रिपील्ड बाई द एओ 1950। एओ क्या है? अमेंडमेंट ऑर्डर। देखिए, क्वीन की डिफिनीशन से हम लोगों को कोई काम नहीं है, क्योंकि इंडिया की कोई क्वीन नहीं है। ये सब चीज़ें जो है आईपीसी जब से शुरू हुई है तब से ये चीज़ ड्राफ्ट की गई थी और तभी से चली आ रही थी। लेकिन जब हम लोगों का संविधान बना 1950 में, जब ये लागू होने का हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ से क्वीन की डिफिनीशन हटा दी है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 14 की तरफ, जो कि बताता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का नौकर। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये शब्द जो है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये डिनोट करता है कि कोई भी ऑफिसर या कोई भी सर्वेंट जो अपना काम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के अथॉरिटी में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। इसके आगे आता है सेक्शन नंबर 15, जो कि बताता है डिफिनीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, ये जो ब्रिटिश इंडिया, ये भी हम लोग जब गुलाम थे 1947, उसके पहले की ही बातें हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको ब्रिटिश इंडिया शब्द अपने आईपीसी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसी वजह से इसको भी रिपील्ड कर दिया गया अमेंडमेंट ऑर्डर के द्वारा। डिफिनीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर और ब्रिटिश इंडिया, ये दोनों चीज़ें चलती आ रही थी, ये पहले की बातें हैं। इंडियन गवर्नमेंट अभी भी है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफिनीशन था, ये ब्रिटिश लोगों के हिसाब से था, तो इसको भी रिपील्ड बाई द एओ ऑफ 1937 ही कर दिया गया था। इसको भी रिपील्ड कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, सेक्शन नंबर 16 को भी, ठीक है। सेक्शन नंबर 17 जो कि है गवर्नमेंट, ये बताता है द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जिसका सिंपल मतलब है कि गवर्नमेंट शब्द बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 18 की तरफ, जो बताता है इंडिया। इसका डिफिनीशन है इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अब आज के दिन पे अगर हम बात करें तो इंडिया को, जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है उस सबको हम इंडिया बोलेंगे। 370 हटने के पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का, उसको एक्सक्लूड करके रखते थे इस सेक्शन पे, पर आफ्टर रिमूवल ऑफ 370 जो है इंडिया का, जितनी भी टेरिटरी इंडिया की है उस सबको इंडिया कहेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 19 पे बढ़ते हैं, जो कि बताता है द वर्ड जज। जज कौन होता है? तो इसका डिफिनीशन है द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डिजाइंड एज अ जज, but also every person who is empowered by law to give any legal proceeding, civil or criminal, definitive judgment or a judgment which is not appealed against would be definitive, or a judgment which if confirmed by someone other authority would be definitive, or who is one of a body of person which body of person is empowered by law to give such a judgment। ये डिफिनीशन बहुत बड़ी है, मैंने पढ़ा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसको कहीं भी पूछा जाएगा तो यही डिफिनीशन पूछी जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं पढ़ दिया कि आपकी समझ में आ जाए एक बार। तो इसका डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है। जज वही नहीं होता है जो केवल जजमेंट्स देता है, वही जज नहीं है। कोई भी अगर आदमी है, उसको पावर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको जज कहेंगे। जैसे कि पंचायत में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ग्राम पंचायत होता है, उसमें जो है सरपंच होते हैं, और इसी प्रकार से मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको भी जो है सज़ा देने की पूरी ताकत होती है, वो भी जज करते हैं लोगों को। और जो कलेक्टर होता है वो भी एक्ट नंबर 10 ऑफ 1859 के तहत वो भी जज होता है, ठीक है। तो सरपंच जज होता है, ये आपको पता है। मेंबर ऑफ पंचायत जो होते हैं उनको भी पावर मिली हुई है कि जज करने की। जो पंचेस होते हैं गांव में, आप लोगों ने देखा होगा, पंच और सरपंच, ये सब लोक अदालत के लोग भी, इनको भी पावर मिली होती है जजमेंट देने की, ठीक है। सेक्शन नंबर फिर 20 पे बढ़ते हैं, जो कि बताता है कोर्ट ऑफ जस्टिस।
तो इसका डेफिनेशन है, द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस व्हिच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियल एज अ बॉडी व्हेन सच जजेस और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। तो ये क्या बताता है कि जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस किसे कहेंगे, जहाँ पर एक बेंच हो, एक बेंच नहीं कई भी बेंच हो सकती है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ बॉडी हो या फिर सिंगल जज भी हो सकता है। अगर सबको पावर मिली हुई है एज अ जुडिशियल बॉडी एक्ट करने का, तो वो सब जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस में आएंगे। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है यार, जैसे बेंच बैठती है जजेस की, तो उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। ठीक है, मतलब एक कोर्ट है, आप मान लीजिए, उसमें कई जजेस बैठे रहेंगे, उनमें सुनवाई होती है, तो सबके पास पावर है ना आपको जज करने का, तो वही उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। सेक्शन नंबर 21 जो कि बताता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है कि जो लोग पब्लिक की सेवा करते हैं, वो जो गवर्नमेंट के द्वारा ही रखे होते हैं, पर उनको पब्लिक का काम करने के लिए रखा होता है, उन लोग को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। ये 12 जो है इसके पॉइंट्स दिए गए हैं कि 12 तरीके के लोगों को हम लोग पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। हम आपको जल्दी जल्दी बताते हैं। जो फर्स्ट है उसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि ये फिर वही बात कि ब्रिटिश द्वारा ये ब्रिटिश लोगों के बारे में डिफिनीशन था, तो अब क्योंकि अंग्रेज चले गए हैं, तो इस सेक्शन का होने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से इसको हटा दिया गया है कि फर्स्ट जो है वो अपील्ड बाय एओ, अमेंडमेंट ऑर्डर। ठीक है, सेक्शन 2 में बताता है मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स ऑफ इंडिया में जितने भी कमीशन ऑफिसर्स हैं, ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं। थर्ड क्या बताता है, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर पावर दी गई है, जैसे मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, सरपंच हो गया, पंच हो गया, इन सबको पावर दी गई है किसी को जज करने की, तो इनको भी जज कहा जाएगा। ये भी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, या फिर कोई भी जज जो है वो सब पब्लिक सर्वेंट हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पहुंचते हैं, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको कि ड्यूटी मिली है किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने की, किसी मैटर पे, तो उन सबको भी हम लोग पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। ठीक है, पंचायत के मेंबर्स, इन सबको भी पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, या फिर कोई भी पर्सन जिसको गवर्नमेंट के द्वारा ज़मीन की, जायदाद की, ये सब चीज़ की डाटा जो है रखने की पावर मिली हुई है, या फिर किसी को कन्फाइनमेंट करने की पावर मिली हुई है। ऐसे ऐसे कई पॉइंट्स है, इन सब में आप टाइम वेस्ट मत करिए, आपको पता आइडिया लग जाएगा कि कौन पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी लोग आपने खुद ही देखा होगा, जो लेखपाल होते हैं और जो भी पोस्ट ऑफिसर, पोस्टमैन, या फिर जितने लोग आपको लगता है कि ये सरकारी काम कर रहे हैं और ये पब्लिक का काम कर रहे हैं, वो लोग सब पब्लिक सर्वेंट हैं। ठीक, उनको गवर्नमेंट पे करती है और वो हम लोग की सेवा करते हैं। सेवा मतलब हम लोग क्या ही सेवा करते हैं वो हम लोग की, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि वो हम लोग की सेवा करने के लिए ही वो उस पद पे बैठाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। ठीक, सेक्शन नंबर 21 हम लोगों ने कर लिया। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 22 की बात। 22 में अब आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। The word movable property are intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the earth permanently fastened to anything which is attached to the earth। अरे यार, एक तो इतना बड़ा डिफिनीशन है भाई, हर डिफिनीशन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, बहुत आसान समझाता हूँ। जैसे मेरा फ़ोन है, ये आप लेके कहीं आ जा सकते हैं, मेरी साइकिल है, कहीं लेके आ जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे बगीचे में कोई पेड़ लगा है तो क्या आप लेके आ जा सकते हैं? क्या मेरा घर आप उठा के कहीं ला जा सकते हैं? नहीं। क्या मेरा खेत लेके कहीं जा सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो ज़मीन से अटैच्ड हैं उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। और जो चीज़ें आप लेके कहीं आ जा सकते हैं, किताब हो गया, घड़ी हो गया, पैसा हो गया, वॉलेट हो गया, ऐसी चीज़ों को हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिनको मूव करा जा सकता है, जो ज़मीन से अटैच नहीं है। ये बताइए, क्या आपका टेबल जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ, क्योंकि आप टेबल को मूव करा सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी चोरी होती है। ठीक, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। कोई जानवर हो गया,
चेक हो गया, क्रॉप्स हो गया। अच्छा ये बताइए, क्रॉप्स तो देखिए खेत में लगी होती है, वो तो इमूवेबल है, जैसे कि पेड़ इमूवेबल है वैसे क्रॉप भी इमूवेबल है, लेकिन नहीं, जब क्रॉप कट जाती है तब वो मूवेबल बन जाती है। ऐसे पेड़ भी है, अगर आपने मेरा पेड़, आप वैसे तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन अगर आपने काट के ले जाने की कोशिश की तो जिस समय पर आपने उसको ज़मीन से काट के डीअटैच किया उसी समय वो मूवेबल से इमूवेबल बन गया। ठीक है। ट्रीज़ देखिए, ट्री जो है वो इमूवेबल है, बट जैसे आपने डीअटैच किया वो मूवेबल बन गया। फिश जो कि है, और पानी जो है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये था सब मूवेबल। इसके आगे आता है सेक्शन नंबर 23 जो कि बताता है रॉन्गफुल गेन के बारे में। रॉन्गफुल गेन क्या होता है? wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। ओके, अगर आप कुछ अनलॉफुली अपने पास रख रहे हैं, कुछ आप पा रहे हैं जो कि लीगल नहीं है, लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, तो उसको हम रॉन्गफुल गेन कहेंगे। जैसे मैंने कोई चोरी का सामान किया, जैसे कि मैंने कोई सामान चोरी किया और मैं आपको उसको गिफ्ट कर रहा हूँ, आप बिना जाने उसको ले रहे हैं, तो ये रॉन्गफुली गेन हुआ। ठीक है। या फिर आप कुछ ऐसा गलत काम करके उस सामान को ले रहे हैं जो कि लीगल नहीं है, आप डकैती कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, थेफ्ट कर रहे हैं, या फिर डिसऑनेस्टी, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कि लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, तो उसको रॉन्गफुल गेन कहेंगे। रॉन्गफुल लॉस क्या होगा? अगर आप अपना कोई सामान लूज़ कर रहे हैं जो कि लॉफुल नहीं है, जो लॉफुल मीन से नहीं लिया गया आपके साथ, तो उसको जो लीगली इंटाइटल नहीं है, कोई वे, जैसे आपके साथ रॉबरी हुई या कुछ भी जो चीज़ें रॉन्गफुल गेन में है, जैसे आप कोई चीज़ गलत करके कोई चीज़ ले रहे हैं, वैसे अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ और आपको कोई चीज़ नुकसान हुआ, कोई चीज़ सामान अपना देना पड़ा, तो वो रॉन्गफुल लॉस होगा। ओके, सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 24 की तरफ, जो कि बताया डिसऑनेस्टी। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 24 की तरफ, जो कि बताता है डिसऑनेस्टी। ओके, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that this thing is dishonesty। ओके, क्या होता है कि अगर एक आदमी को रॉन्गफुल लॉस हुआ है तो दूसरे को रॉन्गफुल गेन हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसे मीन्स के साथ जो कि मिसलीडिंग हो। ओके, जैसे मैं झूठ बोल के किसी से कोई सामान ले लूँ, कोई पैसा उधार ले लूँ कि भाई मेरे घर पे ऐसा हो गया, मुझको पैसे उधार दे दो, उसके बाद पैसा लेके मेरा फुचक्कर हो जाऊँ, तो उसका रॉन्गफुल लॉस हुआ, मेरा रॉन्गफुल गेन हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो बीच में हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया ना, वो मिसलीडिंग था, इसको हम डिसऑनेस्टी कहेंगे, क्योंकि मैंने उसका विश्वास तोड़ के उससे पैसा उधार लिया जबकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी। तो यही होता है डिसऑनेस्टी। सेक्शन 24 में यही बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 25 आता है फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, जो बताता है ए पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ़ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो इस सेक्शन में क्या करता है कि अगर वो जानबूझ के ठीक अपने पॉइंट्स को मिसलीड कर रहा है केवल फ्रॉड करने के लिए, तो उसको फ्रॉडुलेंटली कहेंगे। ठीक है, जो कि सेक्शन 25 बताता है। जैसे कि अगर मुझको ज़रूरत थी तब मैंने डिसऑनेस्टी की। डिसऑनेस्टी कोई बुरी बात नहीं है उस समय पे कुछ, लेकिन अगर फ्रॉडुलेंट क्या होता है कि वो जानबूझ के, उसको ऐसा कुछ नहीं है, केवल जानबूझ के वो फ्रॉड करता है ना, तो उसको फ्रॉडुलेंट कहेंगे। डिसऑनेस्टी भी बुरी चीज़ है क्योंकि, लेकिन अगर डिसऑनेस्टी कहीं हो भी जाए, अगर आप उसको अच्छे के लिए कर रहे हैं तो डिसऑनेस्टी अप्लाई होगी, ठीक होगा, उसको वैलिड करा सकते हैं, हम मान सकते हैं ऐसा। गलत चीज़, गलत जो है वो गलत है, चाहे आपने जिस इंटेंशन से किया, लेकिन उसका कारण होना चाहिए ना। लेकिन फ्रॉडुलेंट का मतलब साफ है कि आपने जानते हुए सब कुछ अपने चीज़ों को घुमाया है, आपने फ्रॉड किया है। ठीक है, आपका जो इंटेंशन था वो फ्रॉडुलेंट का था। ठीक है, इंटेंशन आपका होना चाहिए। सेक्शन नंबर 26 आते हैं, जो बताता है रीज़न टू बिलीव, जिसका डिफिनीशन है ए पर्सन इज सैड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। ठीक है, तो सेक्शन नंबर जो है 26 ये बताता है कि आप
किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो आपको अधिकार है कि आप उसके लिए रीज़न चाहें, आपके पास रीज़न होना चाहिए, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। ठीक है, आप किसी धर्म में विश्वास करते हैं या फिर आप किसी कम्युनिटी में विश्वास करते हैं, किसी भी चीज़ में आप विश्वास करते हैं, आपके पास एक रीज़न होना चाहिए तो बिलीव। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप ऐसा क्यों बिलीव कर रहे हैं। ओके, सेक्शन नंबर 27 में आते हैं। यह है प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ठीक है, इसका डिफिनीशन है व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ पर्सन's वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ इन दैट पर्सन's पोजीशन विद इन द मीन ऑफ दैट कोड। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ आपके वाइफ के पोजीशन में है या फिर आपके क्लर्क के या फिर सर्वेंट के, तो वो चीज़ यही माना जाएगा कि वो आपके ही पोजीशन में है। ठीक है, ये लोग क्योंकि आपके अंडर में काम कर रहे हैं तो इसी वजह से ऐसा माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी ही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती उनसे होती है तो उसके लिए आप भी लायबल होंगे। यही सेक्शन नंबर 27 में बताता है। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 28 के ऊपर, जो बताता है काउंटर फिटिंग, जो कि जिसका मतलब होता है नकल करना। जैसे सिक्कों की काउंटर फिटिंग होती है, करेंसीज़ की काउंटर फिटिंग होती है, नकली पासपोर्ट बनाए जाते हैं, नकली आधार कार्ड, काउंटर फिटिंग होती है कि किसी चीज़ की नकल करना। ठीक है, ए पर्सन इज सेड टू डू काउंटर फिटिंग हु कॉज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाई मीन ऑफ दैट रिसेंबल टू प्रेज डिसीप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाई बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके मैं बता चुका हूँ कि किसी चीज़ की नकल करना होता है। बस आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 29 की तरफ, जो बताता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिसमें कि आता है एक चेक हो गया या फिर कोई लॉटरी का डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड, कुछ भी जो आप एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं। ये बात कोट करिएगा, जिसको आप एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, उन सबको डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसका डिफिनीशन है The word document denotes any matter expressed or prescribed upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter. ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमारी वो चीज़ें जो हमारे बारे में एविडेंस देती है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है या फिर ये हमारी ज़मीन है, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें फिगर्स हो या लेटर्स हो या कोई निशान हो जिससे हमारे बारे में पता चले या किसी भी चीज़ के बारे में पता चले, तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं।